तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन। इसका हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, क्या निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से यानी एमिनो अम्ल के टूटने से बनता है। तो इसमें से इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन के विखंडन से बनता है, ये तो नहीं होगा। सॉरी ये कार्बन के विखंडन से नहीं, ये थी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनता है। दूसरा होगा क्या, ख में है कार्बन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कार्बन का प्रजाति का है। और तीसरा में दिया हुआ यहाँ क्या, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या, ये क्या है, अमोनिया NH3 का मतलब क्या था, अमोनिया। था एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनिया, क्योंकि इसमें से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ग, अमोनिया बनता है। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर किसी कारण से कोई अगर जो एक किडनी ख़राब हो जाएगा तो क्या दूसरा वृक्क जो है वो काम करना बंद कर देगा, तो क्या परिणाम होगा। तो पहले देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है उत्सर्जन बंद हो जाएगा। तो ये जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्सर्जन क्रिया जो है वो कृत्रिम भी हो सकता है, कृत्रिम वृक्क भी हो सकता, कृत्रिम वृक्क से भी हो सकता है। और उसे जो है एक और प्रक्रिया जो है क्या है, हेमोडायलिसिस से भी उसको करवा सकते हैं हम उत्सर्जन क्रिया। उसका क्या दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला अगर जो ख़राब हो जाए तो दूसरे वृक्क से हम उसका जो भी उत्सर्जन क्रिया है वो हम करवा सकते हैं। इसमें से ग और घ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का तुरंत मृत्यु नहीं हो सकता है। मनुष्य का अगर जो दोनों किडनी भी खराब हो जाएगा फिर भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो है वो श्वसन में नहीं आता है, ना ही प्रकाश संश्लेषण में आता है, ना ही पोषण में। तो वृक्क क्या है, एक उत्सर्जी अंग है वृक्क। मानव शरीर का उत्सर्जी अंग यानी जंतु का उत्सर्जी अंग है वृक्क, इसलिए ये किस में आ जाएगा, उत्सर्जन में आएगा, ये वृक्क उत्सर्जन में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो रेजिन जो होता है वो चीड़ का रस, चीड़ के जो रस है उसी को रेजिन कहते हैं। चीड़ के रस से ही रेजिन नामक पदार्थ निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किससे रहते हैं, तो पत्तियों से रहते हैं, छाल से रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं से, इनमें से सभी। तो देखिए पादप जो है अपशिष्ट संचित मतलब किससे मतलब उनका मतलब मेनली जानिए कि उनका बनावट मतलब किस किस चीज़ से मतलब बने होते हैं, उनका जो पूरा अथी होता है। तो उनमें देखिए पादप अपशिष्ट जो होते हैं उनमें पत्ती भी होती हैं, उनमें छाल भी होता है, कोशीय रिक्तिकाओं में भी होता है, उनसे भी संचित रहते हैं। इसलिए इसका क्वेश्चन में इसका घा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। अब चलिए देखते हैं रिक्त स्थान को पूरा करें। इसमें दिया हुआ क्या, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया तथा, इसमें से देखिए एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया, यूरिया दिया हुआ है। इसका तीसरा कह रहा है और कौन कौन बनता है इससे। अमोनिया दिया हुआ, यूरिया दिया हुआ, एक ठोर इसमें बनता है क्या, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल कहिए, यूरिक एसिड बनता है। अब अगला देखते हैं, नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा खाली स्थान इकाई है। तो नेफ्रॉन का जैसे कि हम चैप्टर थी देखते हैं, इसका अथी पढ़ते हैं।
तो नेफ्रॉन किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यहाँ सिर्फ रचनात्मक दिया और यहाँ क्रियात्मक हमको भरना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रियात्मक इकाई है। अगला देखते हैं, गोट एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने में संचित हैं। गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने में संचित है। तो गोंद और रेजिन कौन से पुराने में संचित है? तो यहाँ या तो जाइलम या तो फ्लोएम होगा। तो गोंद जैसा क्या होता है वो पदार्थ, तो पुराना जाइलम हो जाएगा, क्योंकि जाइलम ही जो होता है वो तरल पदार्थ में होता है, द्रव्य में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। चौथा देखते हैं, पौधों में जल का निष्कासन द्वारा होता है। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका पहले वाले चैप्टर में। तो पौधों में जल का निष्कासन कौन सा क्रिया कहलाता है? जिसमें पत्तियों के द्वारा जो जल निष्कासन होता है, जो वाटर वेपर बनता है, वो कौन सी क्रिया कहलाता है? उसमें वाष्प के रूप में बनता है। सीधा समझिए, जल का वाष्प के रूप में बनना, वाष्प के रूप में मतलब बाहर निकलना, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन क्रिया। पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तो ठीक है, अब अगले भाग में हम देखेंगे, अगले वीडियो में, इसका अति लघु और लघु और दीर्घ। ठीक है, धन्यवाद।